हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन देखेंगे कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में राज्य का, मार्केट का और अदर इंस्टीट्यूशंस का क्या योगदान होता है, इनकी भूमिका क्या रहती है। तो जैसे अपन देखते हैं कि अगर राज्य का भाग ज़्यादा है तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वो समाजवाद है। और जहाँ मार्केट का ज़्यादा योगदान है वहाँ हम कहते हैं कि पूंजीवाद है। और दूसरी संस्थाएं वो इनकी सहयोगी होती है। तो अब अपन ये देखेंगे कि अपने देश के विकास में राज्य का या स्टेट, फिर मार्केट और अदर इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा, इनकी क्या भूमिका रही। तो अपने यहाँ जब देश आज़ाद हुआ तो चारों तरफ इस प्रकार की स्थिति थी कि हम विकास को जो है मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे। यहाँ मार्केट की स्थिति ऐसी नहीं थी, या जो निजी उद्यम थे, निजी व्यक्ति थे, उनके पास न इतनी संपत्ति थी, न इतनी योग्यता थी कि हम विकास को उनके भरोसे छोड़ देते। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने कौन सी प्रणाली अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई थी, जिसमें मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं, मुख्य मुख्य आर्थिक क्षेत्र है, वहाँ राज्य का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और जो थोड़े कम महत्वपूर्ण है, जहाँ कम पूंजी लगती है, उसको हमने बाजार के ऊपर छोड़ दिया। तो इसमें आप लिखिए, देखिए पॉइंट अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया है? आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए राज्य के कार्य का विस्तार। तो ये जो है राज्य के कार्य का विस्तार का जो पीरियड है, यह है हमने 1956 से 1990, मतलब उदारीकरण से पहले तक हमारे यहाँ पर राज्य का मुख्य भाग या भूमिका रही थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देश में यह विचार हुआ कि अगर विकास की प्रक्रिया को हमको तेज करना है, हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, औद्योगिक विकास में तेजी लानी है, तो राज्य के भाग का विस्तार करे बिना ये सब संभव नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब हमारी आरंभ हुई तो उसमें औद्योगिकरण के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया, और उसमें ये स्पष्ट किया, नंबर 1, मूल और सामरिक महत्व के सभी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिए। मतलब जो भी मूलभूत आधारित उद्योग है, जो भी रक्षा के क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योग है, वो सब सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे। फिर सार्वजनिक क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भूमिका निभानी होगी। ऐसा नहीं कि मार्केट के भरोसे छोड़ दिया, प्रत्यक्ष रूप से जो भूमिका है वो सार्वजनिक क्षेत्र को निभानी है। ऐसे में उसको निवेश को बढ़ावा देना होगा। कौन से क्षेत्रों में? जहाँ की निजी क्षेत्र निवेश के लिए तैयार नहीं है, या जहाँ की वो असमर्थ है, यहाँ पे सरकार को निवेश भी करना होगा। फिर थर्ड, खनिज की खोज, मूल तथा पूंजी वस्तु उद्योगों एवं आधार संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रहेगी। फिर फोर्थ, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए तेजी से विकास करेगा, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र का भाग निजी क्षेत्र की तुलना में परम एवं सापेक्ष दोनों रूपों में उन्नत हो जाए। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तेजी से विकास में भूमिका निभानी है, और निजी क्षेत्र के कंपैरिजन में एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव दोनों ही रूपों में उसको निजी क्षेत्र से आगे बढ़ना है। भले अमाउंट की दृष्टि से देखें चाहे क्वालिटी की दृष्टि से देखें, दोनों ही दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो जो अपनी सेकंड योजना शुरू हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तब सरकार ने इस प्रकार का उद्देश्य सामने रखा था, और इसका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। ये एक अभिनंदनीय निर्णय था, क्योंकि उस समय भारतीय निजी औद्योगिक क्षेत्र के पास न तो इतनी योग्यता थी और न ही इतना सामर्थ्य था कि वह पूंजी वस्तु क्षेत्र में भारी निवेश कर सके। इतना उसके पास पैसा भी नहीं था, इतनी उसके पास योग्यता भी नहीं थी। तो अब सरकार का ये दायित्व था कि
कि वो भारी मात्रा में निवेश करें। तो इस समय सरकार इतनी उत्साहित थी कि उसने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़ा बैंक था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, जो अभी सबसे पॉपुलर बैंक है, क्या नाम रखा इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इम्पीरियल बैंक था भारत का, उसका नाम राष्ट्रीयकरण करके क्या रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से जीवन बीमा कंपनियां जो थी उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और अभी जो है हमारी LIC या भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना कर दी। फिर 1969 में तो सरकार ने क्या किया, देश के जो 14 बड़े बैंक थे उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इस तरह से उस समय सरकार बहुत ही उत्साहित थी। इवन माइंस के क्षेत्र में भी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कर दी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 3 लाख करोड़ रुपए की भारी राशि का विनियोग जो है सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कर दिया। और जो जहाँ पर कि संगठित क्षेत्र का 70% रोजगार वहाँ पे उपलब्ध कराया गया और उसका GDP में जो योगदान है वो 25% था। तो इस तरह से आप देखिए कि 1970 तक आते आते तो सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे यहाँ पर हो गया था। इतनी भारी मात्रा में निवेश हुआ, भारी मात्रा में रोजगार हुआ और भारी मात्रा में GDP में भी योगदान दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं न कहीं राज्य या स्टेट जो है वो विफल हो रहा था। तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या ले रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की विफलताएं। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ, इसमें पूंजी का निवेश किया गया, तो धीरे धीरे इसकी बहुत सारी कमियां उजागर हुई, इसकी बहुत सारी विफलताएं जो है वो हमारे सामने आई। जैसे एक तो इनमें बहुत ज़्यादा स्टाफ लगा दिया, तो स्टाफ की अत्यधिक मात्रा, लेकिन उस इतनी मात्रा लेकिन निष्ठा का अभाव है उनमें, और निष्ठा भी नहीं है, काम पूरा नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स है वो समय पर पूरे नहीं हुए, तो समय और लागत जो है इसकी बढ़ती गई। तो एक और इसका क्या हुआ, ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, बहुत ज़्यादा पूंजी जो है इन उद्योगों में लग गई क्योंकि समय पर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे जो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर बहुत हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इन सब कारणों से जो इनोवेशन होना चाहिए था वो बहुत कुंठित हो गई, कुछ भी नवाचार नहीं हुए और न समय पर निर्णय ले पा रहे थे। और फिर इसके अलावा जो निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयाँ थी उनको लेने का भार भी सार्वजनिक क्षेत्र पे आ गया और बहुत ज़्यादा सामाजिक कल्याणकारी व्यय हो रहा था। फिर विवेकपूर्ण कीमत नीति भी नहीं थी। तो इन सब कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र की जो रेट ऑफ रिटर्न होती है वो बहुत ही कम हो गई क्योंकि ना समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, लोगों की भी बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार दे दिया, न टाइम पर डिसीजन हो रहा है, न प्रोजेक्ट्स टाइम पे पूरे हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप भी बहुत बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिटर्न या प्रतिफल की दर जो है वो यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही कम हो गई। निजी क्षेत्र धनाधन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो इतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं। फिर इसके अलावा इतना निवेश करने के बाद भी पूंजी का और तकनीक का आयात ऐसी स्थिति में भी जारी रहा। तो ये कई सारे ऐसे कारण पैदा हो गए कि जिसकी वजह से कि उदारीकरण के आंदोलन को औचित्य प्राप्त हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार ने क्या देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र तो विफल होते जा रहे हैं, तो अब क्या किया कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना होगा, वहाँ पे उदारता लानी होगी, लाइसेंस राज को थोड़ा ढीला करना होगा, परमिट बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल रही थी। तो कई सारी ऐसी समस्याएं पैदा हुई स्टेट लेवल इसमें, राज्य के कार्यभाग में, कि सरकार को ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि अब हमको उदारीकरण की ओर आगे बढ़ना होगा। तो आपने देखा 1991 में क्या स्थिति पैदा हो गई कि हमारे पास बहुत कम मात्रा में विदेशी पूंजी बची, आयात केवल 13 दिन के लिए आया, जितना ही पैसा बचा। सार्वजनिक क्षेत्र चारों ओर से विफल होते जा रहे थे।
तो सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो गया था। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि उदारीकरण के आंदोलन को औचित्य मिला। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यभाग को कम करना। अब तक अपन ने देखा कि भारत आज़ाद हुआ जब से 1990 तक बहुत ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यभाग बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या किया कि उदारीकरण को प्रोत्साहित किया गया। तो अब भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यभाग को कम करने पर विचार किया और निजी क्षेत्र के लिए बहुत सारे क्षेत्र खोलने की प्रक्रिया चालू कर दी। तो 1991 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो उसने औद्योगिक लाइसेंस हटाने की प्रक्रिया चालू की और 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी से औद्योगिक लाइसेंस हटा दिए। तो अब ये नीति कौन सी आ गई, जो मार्केट पर ज़्यादा निर्भर है। अब तक हम स्टेट पर ज़्यादा निर्भर थे, अब क्या हो रहा है कि मार्केट पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि ये नीति जो है बाजार प्रक्रिया पर अधिक निर्भर थी। अतः डीरेगुलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हो सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लाइसेंस और परमिट राज्य को समाप्त करना था, क्योंकि गला घोटू जैसा हो गया था। सर किसी के लिए भी लाइसेंस लेना, परमिट लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया था अधिकारियों का कि निजी व्यक्तियों के लिए लाइसेंस और परमिट लेना मुश्किल हो गया था। तो अब जो हमारी ये नवीन औद्योगिक नीति थी 1991 की, इसने लाइसेंस और परमिट राज को समाप्त करने का उद्देश्य था ताकि बाजार का शासन स्थापित हो सके, ताकि अब स्टेट की जगह पर हम किधर जा रहे हैं, मार्केट की तरफ। और इसमें इस निजी क्षेत्र के को ही प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हमारे देशी निवेशकों को ही प्रोत्साहित नहीं कर रहे। इसके साथ साथ विदेशी पूंजी को भी 51% इक्विटी तक बेरोक टोक प्रवेश की अनुमति दी गई। मतलब अभी तक हम देशी को ही पूरा महत्व नहीं दे रहे थे, और अब आप देखिए कि देशी के साथ साथ विदेशी पूंजी को भी 51% तक इक्विटी तक बेरोक टोक जो है प्रवेश की अनुमति दी गई। तो और भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। तो हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र था, आपने देखा पहले इतनी सारी जगह पर था, उसको धीरे धीरे सीमित कर दिया गया और केवल अब देखिए नंबर 1 इसका क्षेत्र जो है, नंबर 1 अनिवार्य विनिर्मित वस्तुएं, फिर नंबर 2 तेल और खनिज स्रोतों की खोज और विदोहन, फिर नंबर 3 ऐसे क्षेत्रों में तकनीक और विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना जो कि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास के लिए महत्वपूर्ण है और निजी क्षेत्र उसमें निवेश के लिए अक्षम है। और 4th सामरिक क्षेत्र प्रतिरक्षा सामान। तो अब आप देखिए कि स्टेट का रोल जो है केवल बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया गया, और किस में कर दिया, केवल अनिवार्य विनिर्मित वस्तु, तेल और खनिज स्रोत, और जहाँ ऐसी तकनीक और क्षमता हो जहाँ निजी क्षेत्र ना कर सके, और फिर 4th सामरिक क्षेत्र या प्रतिरक्षा सामान। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र या स्टेट का रोल जो है बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विफल हो रहा था। अब इसके बाद देखिए आप बाजार विफलता के क्षेत्र और राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता। लेकिन आप देखिए कि 1991 में हमने बाजार पे बहुत ज़्यादा निर्भर हुए, लेकिन फिर क्या होता है, बाजार हमेशा स्वहित की भावना से काम करता है और वहाँ पर जो गरीब तबका है, कमज़ोर वर्ग है, उसका शोषण होता है। तो पुनः हमारी जो सरकार है, वापस क्या हुआ कि बाजार विफलता हुई, मार्केट फेलियर हुआ, और उसकी वजह से फिर राजकीय हस्तक्षेप पर ध्यान दिया गया। तो इसमें आप देखिए कि बाजार प्रक्रिया प्रतियोगिता को तो प्रोत्साहित करती है, कुशलता भी बढ़ती है, उत्पादकता भी बढ़ती है, क्योंकि जहाँ प्रतियोगिता होगी वहाँ कुशलता आवश्यक रूप से बढ़ेगी, और जब कुशलता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ेगी।
लेकिन इसके साथ साथ क्या होते हैं, मार्केट फेलियर भी होते हैं। जैसे मार्केट फेलियर क्या क्या हुए? नंबर 1, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार। इसमें राज्य को हस्तक्षेप करना होगा, तभी एकाधिकार टूटेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर एकाधिकार आ गया तो वो कीमतें बहुत ऊंची रखेंगे और उससे आम जनता का शोषण होगा। तो इसमें सरकार को एकाधिकार की स्थिति में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। फिर नंबर 2, सार्वजनिक सेवा मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इसकी ज़रूरत सबको है, लेकिन अगर हम निजी क्षेत्र पे छोड़ते हैं तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत महंगा हो जाता है। तो जब तक राज्य स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, कमज़ोर वर्गों की देखभाल नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी राजकीय हस्तक्षेप चाहिए। फिर तीसरा, आधार संरचना, जैसे सिंचाई, सड़क, रेल, टेली संचार, इन सब चीज़ों का प्रयोग तो निजी क्षेत्र करना चाहते हैं, लेकिन इनमें जो निवेश होता है, बड़ा भारी मात्रा में विनियोग होता है, वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे आधार संरचना में भी निवेश जो है किसको करना पड़ेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि इतनी जो बाजार विफलताएं होती है, ये क्या करती है कि राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य बना देती है। ऐसी बाजार विफलताओं की वजह से राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, कमज़ोर वर्गों का शोषण होगा। तो अब सरकार जब हस्तक्षेप करेगी तो बाजार प्रक्रिया की जो अपूर्णताएं हैं, कमियां हैं, वो ठीक हो सकेगी। तो राज्य का कार्य क्या है? उचित कीमतें निश्चित करना है, ताकि जो हमारे संसाधन है उसका एलोकेशन उचित तरीके से हो सके। प्रभावी राजकीय हस्तक्षेप जो है उसको केंद्रीय महत्व देने लगे हैं। राजकीय हस्तक्षेप केवल ऐसे ही नहीं करना, कैसा करना है? प्रभावी तरीके से करना है, ताकि हम जो है मार्केट की गतिविधियों को थोड़ा नियंत्रित रख सकें, उनकी अपूर्णताओं को कम कर सकें। ओके बच्चों, आगे का अपन कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।